हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल विजडम विद बलराम पर। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजडम विद बलराम से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले क्लास में हमने जाना कि कैसे अरब आक्रमणकारी भारत आए। आज की क्लास 2 में वहां से आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक, अरब आक्रमण के प्रभाव। ऊंट पालन की शुरुआत, कैमल रियरिंग, खजूर की खेती का प्रारंभ, डेट्स एग्रीकल्चर, मानचित्र कला का विकास, कार्टोग्राफी। हमें मॉनसून की जानकारी अरबों से मिली। अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाया। भारतीय ज्ञान जो अरब से यूरोप तक पहुंचा, दर्शन, फिलॉसफी, भारतीय दार्शनिक सिद्धांतों का अरबों द्वारा अरबी अनुवाद किया गया। अंक, डिजिट्स, भारतीय अंक प्रणाली 0 से 9 अरब पहुंची, जिसे यूरोप में अरेबिक न्यूमरल्स कहा गया। चिकित्सा, मेडिसिन, चरक और सुश्रुत के ग्रंथों का ज्ञान अरबों ने प्राप्त किया। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, भारतीय नक्षत्र विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रसार। ब्रह्मगुप्त और उनका किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त 598 से 668 एडी ने गणित में महान योगदान दिया, जैसे वर्गों का योग सूत्र, मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस n टर्म तक के वर्गों का योग बराबर होता है n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बाय 6। इनका अन्य योगदान है पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस की गणना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का समाधान। अरबों ने इसे हिंदसा कहा। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, जिसे मैम कवर करेंगी, है ना मैम? जी बिल्कुल। अगला टॉपिक तो भारत के गौरवशाली इतिहास में से एक है। 2. अरबों के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध। आज हम भारतीय इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय के बारे में पढ़ेंगे जब 8वीं शताब्दी में भारत के वीर योद्धाओं ने एकजुट होकर विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी सीमाओं से बाहर रखा था। जब सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया, तब भारत के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करने के उनके प्रयासों को हमारे राजाओं ने लगभग 300 वर्षों तक सफलतापूर्वक विफल किया। प्रतिरोध के मुख्य स्तंभ और शासक, भारत की रक्षा करने वाले इन प्रमुख योद्धाओं और उनके राजवंशों को समझना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट प्रथम इस प्रतिरोध के सबसे शक्तिशाली नायक थे। उन्होंने अरब गवर्नर जुनैद की विशाल सेना को पराजित किया और उन्हें मालवा एवं गुजरात की ओर बढ़ने से रोक दिया। ग्वालियर प्रशस्ति, एक प्राचीन शिलालेख में नागभट्ट को म्लेच्छों का विनाशक कहा गया है, जहां म्लेच्छ शब्द का प्रयोग अरब आक्रमणकारियों के लिए हुआ है। बप्पा रावल, मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अरबों के विरुद्ध एक मजबूत सैन्य मोर्चा बनाया। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने अरबों को न केवल पराजित किया, बल्कि उन्हें सिंध की सीमाओं के बहुत पीछे तक खदेड़ दिया। उदाहरण, जैसे एक मजबूत द्वारपाल किसी अनचाहे व्यक्ति को घर की दहलीज पार करने से रोक देता है, वैसे ही बप्पा रावल ने राजस्थान की सीमाओं की रक्षा की। पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी इन्हीं बप्पा रावल के नाम से आज तक प्रसिद्ध है। उनका वास्तविक नाम कालभोज था, जबकि बप्पा रावल उनकी उपाधि थी। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों जैसे जुनैद को न केवल भारत से खदेड़ा, बल्कि उन्हें उनके अपने क्षेत्रों तक पीछे धकेला। उन्हें अरबों का काल माना जाता है। वे एकलिंग जी, भगवान शिव के परम भक्त थे और मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। रावलपिंडी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, रावल और पिंडी। यहाँ रावल बप्पा रावल के लिए प्रयुक्त हुआ है और पिंडी का अर्थ गांव या बस्ती होता है। रावलपिंडी शहर का नाम एक भारतीय हिंदू शासक के नाम पर होना प्राचीन भारतीय साम्राज्य की सीमाओं और प्रभाव को दर्शाता है। पुलकेशिन, अवनी जनाश्रय, चालुक्य वंश। दक्षिण और पश्चिम भारत की सुरक्षा में चालुक्य शासक पुलकेशिन का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने गुजरात के नवसारी क्षेत्र में अरबों के आक्रमण को कुचल दिया। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उस समय के सम्राट ने उन्हें अवनी जनाश्रय की उपाधि दी, जिसका अर्थ है पृथ्वी के लोगों का आश्रय। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाले दंती दुर्ग ने भी अरबों के खिलाफ इन अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने चालुक्यों और प्रतिहारों के साथ मिलकर एक सुरक्षा घेरा तैयार किया। महत्वपूर्ण शब्दावली। अल हक्ब, ये शब्द अरबों के खिलाफ भारतीय राजाओं के कठिन संघर्ष
और शौर्य के प्रतीक के रूप में इतिहास में दर्ज है। ये उस समय की भीषण लड़ाइयों और भारतीय जीत की याद दिलाता है। छात्रों में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि अरब आक्रमण के बाद भारत तुरंत गुलाम हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इन राजाओं की एकजुटता के कारण ही भारत अगले 3 शताब्दियों तक सुरक्षित रहा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स याद रखेंगे, जैसे नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश, बप्पा रावल, मेवाड़ के शासक, पुलकेशिन, अवनी जनाश्रय, चालुक्य वंश, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश, अल हक्ब, अरबों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, जिसे सर पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। अगला टॉपिक है 3, तुर्क आक्रमण, गजनी वंश। अब हम भारत के मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री के उस महत्वपूर्ण मोड़ को समझेंगे जिसने आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए भारत की राजनीति और समाज को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं गजनी वंश की, जिसे इतिहास में यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गजनी वंश की स्थापना और शुरुआती संघर्ष। गजनी वंश की नींव अल्पतगीन नामक एक तुर्क गुलाम ने रखी थी। वंश या डायनेस्टी का अर्थ होता है एक ही परिवार के शासकों की श्रृंखला। अल्पतगीन ने अफगानिस्तान के गजनी शहर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन वो पहला तुर्क था जिसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया और पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया। उस समय भारत आज जैसा एक देश नहीं, बल्कि छोटे छोटे राज्यों का समूह था। महमूद गजनी, भारत पर 17 आक्रमण। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी गद्दी पर बैठा। उसने कसम खाई थी कि वो हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। सन 1000 से 1027 के बीच उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में साम्राज्य फैलाना नहीं, बल्कि यहाँ की अपार संपत्ति को लूटना था, ताकि वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। प्रथम महत्वपूर्ण विजय 1001 की। महमूद ने पेशावर के पास राजा जयपाल को हराया। अपनी हार से दुखी होकर राजा जयपाल ने आत्मदाह, खुद को आग के हवाले कर लिया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। ये महमूद का 16वां और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। उसने गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद आक्रमणकारी था, शासक नहीं। वो लूट का माल लेकर वापस गजनी चला जाता था। दरबारी विद्वान और साहित्य। महमूद गजनी केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसने अपने दरबार में कई महान विद्वानों को शरण दे रखी थी। इन विद्वानों के नाम आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अल बरूनी, ये महमूद के साथ भारत आया था। इसने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद लिखी, जिसे 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। फिरदौसी, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। इन्होंने शाहनामा नामक महाकाव्य लिखा। उत्बी, ये महमूद का शाही इतिहासकार था, जिसने तारीख-ए-यामिनी लिखी। उदाहरण, जैसे आज के समय में प्रसिद्ध लेखकों या वैज्ञानिकों को सरकार सम्मान देती है, वैसे ही महमूद ने इन विद्वानों को अपने दरबार की शोभा बनाया था, ताकि इतिहास में उसका नाम अमर हो सके। गजनी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। महमूद के आक्रमणों ने भारत की रक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर कर दिया। भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी थी, जिसका फायदा तुर्क आक्रमणकारियों ने उठाया। इन आक्रमणों ने भविष्य के मुस्लिम शासकों जैसे मोहम्मद गोरी के लिए भारत के द्वार खोल दिए। महमूद को इतिहास में बुत शिकन, आइडल ब्रेकर भी कहा गया है, क्योंकि उसने कई मूर्तियों को तोड़ा था। अक्सर छात्र महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बीच भ्रमित हो जाते हैं। स्पष्ट करें, गजनी केवल लूटने आया था, जबकि गोरी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स याद रखेंगे, जिसे मैम कवर करेंगी। जी, यामिनी वंश। गजनी वंश संस्थापक अल्पतगीन, 962 ईस्वी। राजधानी गजनी, अफगानिस्तान। इसके बाद इसका दामाद सुबुक्तगीन, 977 से 997 ईस्वी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। हिंदू शाही राजा जयपाल पर प्रथम आक्रमण। महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन का पुत्र।
खलीफा द्वारा प्रथम सुल्तान घोषित। उपाधियां: यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल बिल्लाह, मुसलमानों का संरक्षक। उद्देश्य: लूटपाट और इस्लाम का प्रचार। हेनरी इलियट के अनुसार इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। गजनवी के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान: 1001, जयपाल, हिंदूशाही, प्रथम सफल आक्रमण, वहिंद का युद्ध, 1008, नगरकोट, हिमाचल प्रदेश। मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत, ब्रजेश्वरी मंदिर, 1018, कन्नौज। मथुरा प्रतिहार राजा राज्यपाल के विरुद्ध, 1021, राजा विद्याधर चंदेल शासक, अजय शासक। इन्होंने बुरी तरह हराया था गजनवी को। 16वां आक्रमण, सोमनाथ मंदिर वर्ष, 1025, एडी शासक, भीमदेव प्रथम, चालुक्य वंश। स्थान: सौराष्ट्र, गुजरात। गजनवी ने भारी मात्रा में सोना लूटा। वापसी का रास्ता: सिंध के रेगिस्तान से, जाटों के डर से, 1027 एडी। अंतिम आक्रमण, जाटों के विरुद्ध। दरबारी विद्वान अल बरूनी। पुस्तक: किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद। भाषा: अरबी। विशेषता: पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, उज़्बेकिस्तान से आया था। उत्बी। पुस्तक: किताब उल यामिनी। ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। फिरदौसी। ग्रंथ: शाहनामा। उपाधि: पूर्व का होमर, होमर ऑफ द ईस्ट। इसे ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। बैहाकी। पुस्तक: तारीख ए सुबुक्तगीन। इसे लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 1, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? सुबुक्तगीन। 2, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी। 3, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, चालुक्य। 4, शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। अब हम अपने इंपॉर्टेंट वन लाइनर PYQ की ओर बढ़ेंगे, जिसे सर कवर करेंगे। जी बिल्कुल। प्रश्न 1, गजनी साम्राज्य यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। 2, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? सुबुक्तगीन, 986 ईस्वी। 3, सुबुक्तगीन ने किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल। 4, महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। 5, महमूद गजनी ने कौन सी उपाधियां धारण की थीं? यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत। 6, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच। 7, महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी किस राजा के विरुद्ध था? राजा जयपाल। 8, गजनी ने 1008 ईस्वी में वहिंद की लड़ाई में किसे हराया था? आनंदपाल, जयपाल का पुत्र। 9, महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी कहां हुआ था? सोमनाथ मंदिर, गुजरात। 10, सोमनाथ मंदिर लूट के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम, चालुक्य वंश। 11, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी किसके विरुद्ध था? सिंध के जाटों के विरुद्ध। 12, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। 13, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। 14, शाहनामा के रचयिता कौन है जिन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है? फिरदौसी। 15, महमूद गजनी का शाही इतिहासकार ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था? उत्बी, किताब तारीख ए यामिनी। 16, किस विद्वान को पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान माना जाता है? अल बरूनी। नोट: महमूद गजनी बुत शिकन, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहलाता था, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट करना था। तो ये था हमारा मिडीवल हिस्ट्री का क्लास 2। आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम फैक्ट्स तो हमें क्लास में ही याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम और मैम आपके साथ मिलकर इस यात्रा को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे, है ना मैम? जी बिल्कुल। हमेशा याद रखें, इतिहास केवल पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का आधार है। पढ़िए,
ताकि आप खुद एक इतिहास रच सकें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि एक भी क्लास मिस ना हो और नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन में पहुंचे। जय हिंद, जय मां सरस्वती।